रीडिंग की क्लास नहीं थी आपकी, पहली मेरी क्लास थी। पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था उपराष्ट्रपति का। अब इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कैसे काम किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो किताब है इसमें अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं। कितने भाग हैं इसके? कितने भाग हैं इसके? 22 भाग हैं। 22 भागों में कितने अनुच्छेद लिखे हैं? 395, जिनमें से हमने कुछ भाग पढ़ लिए हैं। 1 2 3 4 5। हमारा 5 लगभग कंप्लीशन पे आ गया, क्योंकि 5वें के 3 पार्ट्स थे। और इसके भी पहले भाग की बात करूं मैं, भाग 5 के 5 अध्याय हैं, जिनमें से पहला था आर्टिकल 52 से लेके 78, जिसके 2 टॉपिक हमने कर लिए। एक तो 52 वाला, एक 63 वाला। अब 74 वाला आएगा। ये हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रधान, जिसको आप कहते हैं ये हमारा प्रधानमंत्री है। मंडे को शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। अब इतनी सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आज एक वापस टॉपिक पे चलते हैं, जो मैंने बीच में बहुत बार जिक्र किया है लेकिन कभी किताब से नहीं पढ़ाया। आज हम बात करेंगे भारत में संघ कैसे बना, कैसे भारत में राज्य बने और भारत में कैसे यूटी बने। जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई होगी तो मैंने बताया होगा कैसे देश आज़ाद हुआ, फिर आज़ादी के बाद आपको बहुत सारी रियासतें मिली। इन रियासतों को चलते चलते अंग्रेज जब यहाँ से गुड बाय करके जा रहे थे तो ना आग में घी डालने का काम कर गए और कह गए तुम्हारा जैसा मन करे वैसा कर लेना। ये 565 रियासतें थी, जिनको कह गए मन करे तो भारत का हिस्सा बन जाना, ना मन करे तो पाकिस्तान का, और अगर ना मन करे तो इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक होता है चलते चलते कि चलो लड़ते रहो मरते रहो, वो वाला काम। इन 565 में से 13 ने कहा हम किसके साथ जाएंगे। उनकी लोकेशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तान में ही जा सकते थे, वो आपका हिस्सा बन भी नहीं सकते थे। 565 में से अगर 13 हटा दें तो बच गए 552। इन 552 की लोकेशन आपके देश के हेरफेर में थी, तो ये आपका देश ही बनने चाहिए थे। इनमें से 549 ने कहा हम बिल्कुल राजी हैं, हम भारत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन 3 ने चिक की, जो मैंने आपको कभी ना कभी तीनों के बारे में बताया होगा। सबसे पहले चिक करने वालों में नाम आया जम्मू कश्मीर का, जो देखा जाए तो लॉजिकली ठीक भी था उनके हिसाब से। एक इसमें आया था जूनागढ़, गुजरात के आसपास पाकिस्तान से लगता इलाका, और तीसरा हिस्सा था हैदराबाद। हैदराबाद का कोई तुक नहीं बनता था चिक करने का, लेकिन ये क्योंकि शुरू से अंग्रेजों के प्रतिनिधि रहे थे और यहाँ बैठने वाले जितने निजाम हुए ये सब अंग्रेजों की बातों को एज इट इज फॉलो करते थे। तो अंग्रेज जाते जाते इनको पट्टी पढ़ा गए कि चाहो तो अलग हो जाना, तुम तो अलग रियासत के मालिक बन सकते हो, देश बन सकते हो। और इसी गलत फहमी में हैदराबाद ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। अगर जूनागढ़ की बात करें तो ठीक है, लॉजिकली जूनागढ़ का हिस्सा ना पाकिस्तान से बिल्कुल टच है, पाकिस्तान बन सकता था। जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान से टच है, ये भी बन सकता था। लेकिन हैदराबाद का कोई लेना देना भी नहीं है पाकिस्तान से। कहाँ हैदराबाद पानी से घिरा हुआ इलाका और कहाँ पाकिस्तान, दूर दूर से मतलब नहीं है। अगर मैं इधर भी देखूं, चलो पूर्वी पाकिस्तान को भी सोचे तो वो भी बहुत दूर पड़ता है। बांग्लादेश तो बहुत दूर है ना हैदराबाद से। कोई अगर यहाँ स्थित है कोई रियासत, तो वो कैसे भारत का हिस्सा नहीं बनेगी। ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ है सारा पानी, तो रियासत देश कैसे बन सकती है। तो देखा जाए तो वैसे भी बेवकूफ़ी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 1948 में आपके देश में एक बहुत ताकतवर और समझदार लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आदमी है जिसने इंडिया बनाया। दिखावट है, ये कहते हैं नेहरू ने इंडिया बनाया, नेहरू ने काम किया होगा, लेकिन पटेल ने जो काम किया ना वो असली काम था। क्योंकि उस टाइम जब गांधी का मर्डर हो गया जनवरी की स्टार्टिंग में 1948 में, आप सब जानते हैं गांधी का मर्डर मतलब किसी को भी मारा जा सकता है, क्योंकि गांधी तो सबसे चहीते लीडर थे ना। अगर इनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी बिरला भवन में, तो ये मानो कि किसी भी लीडर की हत्या की जा सकती है, पता नहीं कौन सरफिर आ जाए। उस टाइम पे सब पीछे हट गए, इनकी डेथ हुई थी और सब पीछे हट गए कि हमने मरना थोड़ी लिखा है, बनेगा देश बन जाएगा, नहीं तो हमें क्या मतलब है, हम तो आराम से जी लेंगे। उस टाइम पे सरदार पटेल ने कहा था भारत एक बनेगा, और पटेल वो शख्स है जिसके कारण तुम और मैं आज इंडिया में बैठे हैं। नहीं तो इंडिया के इतने हिस्से बनने थे कि जिसकी कोई गिनती भी ना कर पाता कि इंडिया कहाँ है। और अगर असली बात बताएं तो इंडिया नाम की जगह तो कोई है ही नहीं। इंडिया इन सबको मिला के ही तो हम इंडिया हैं। कौन सी ऐसी जगह जहां तुम खड़े होकर कह दो मैं इंडिया में हूं, वो कहते हैं तो राज्य है। अगर हर राज्य एक देश बन जाए तो इंडिया बनेगा ही नहीं। इस आदमी ने इंडिया बनवा दिया। ये बहुत ज्यादा समझदार आदमी थे। और इन लोगों ने जब हैदराबाद ने मना किया ना कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ऊपर से पूरी फौज भेज दी और चारों तरफ से इसको घेर के और मार काट और बुरा हाल मचा। ये करना पड़ा अपनों के साथ भी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो ये एंटी होके और देश को अंदर से दुखी करते रहते, कहीं जा नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देते, तू मैं करते, मार काट मचाते, अड़ोस पड़ोस के राज्यों को दुखी करते। तो इनको सीधे लाइन पे लाने वाला आदमी कौन था? सरदार पटेल। इन्होंने एक ऑपरेशन चलवाया, ऑपरेशन पोलो, और महज 5-6 दिन के इस ऑपरेशन में ना सब सीधे हो गए। गोलीबारी हुई, आम जनता को मरना पड़ा। वो आम जनता जो ये कह रही थी कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस तरह 5-7 दिन के अंदर ये पूरे देश की आंख खुल गई कि पटेल एक स्ट्रिक्ट आदमी है, और पटेल ने अगर ठान लिया ना कि भारत बनेगा तो फिर कोई कुछ कर लो भारत बन के ही रहेगा, क्योंकि अंग्रेज तो जा चुके। पटेल ने हैदराबाद की आंखें खोल दी, और 1948 से 1950 में 2 साल जब भारत में कहने को तो पीएम नेहरू थे, लेकिन उस टाइम पे सारा काम सरदार पटेल ने किया। और सबसे बड़ा काम था देसी रियासतों का एकीकरण कर दिया। ये सबसे बड़ी ड्यूटी निभाई। अगर ये ना होता तो भारत बन ही ना पाता। इसलिए कहते हैं भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 48 से लेकर 50 भारत बना, और फिर आसानी से जब भारत बन गया मारकाट के बाद 1951 के सितंबर अक्टूबर में तुम्हारे यहाँ चुनाव कंडक्ट करा दिए गए। तुम ये देखो, आजाद हुए तुम्हें 3 साल हो गए थे। अगर इतना ही देश का माहौल अच्छा था तो तुमने 47 के बाद चुनाव क्यों नहीं कराए? 51 के सितंबर अक्टूबर तक तुम बैठे रहे, कारण देश कहने का आजाद था, मारकाट चारों तरफ मची हुई थी। उस टाइम देश को किसने संभाला था?
तो ये देश जिसमें बैठे हो ना, ये पटेल की देन है। बाकी सब मुखौटे पहन के बैठे थे सामने। असली काम जो आदमी कर रहा था, जिसने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भाई देश में बनानी ही पड़ेगी। जब आपका देश आजाद हुआ ना, तो बहुत लोगों ने कहा ये आईएएस वाईएएस की क्या जरूरत है, इनको हटा दो। क्योंकि एक दौर था जब आईएएस चमचे थे अंग्रेजों के, अंग्रेजों ने तो सिविल सर्विसेज हमारे यहाँ पे लॉन्च की थी। पटेल ने कहा था सिविल सर्वेंट्स मुझे चाहिए, और मुझे अगर देश एक करना है तो सिविल सर्वेंट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जिले के ऊपर एक मुखिया होगा, वो सिविल सर्वेंट ही बन सकता है। तो आज आपके देश में जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है ना, इनका जनक चाहे अंग्रेज रहे हो, आप कहते हैं भैया कांड वाले ने काम किया, लेकिन आपके देश में इसको बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? सरदार पटेल ने। और पटेल बहुत तगड़े कैंडिडेट थे पीएम के, लेकिन पीएम तो बन गए नेहरू। तो इनको फिर क्या बनाया गया था? डिप्टी पीएम। इनको बनाया गया था डिप्टी पीएम, या कह लो उप प्रधानमंत्री। और सारे देश की जानकारी 15-15 दिन की रिपोर्ट इनके हाथ में जाती थी, क्योंकि ये भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री। तो भारत का पहला गृह मंत्री ही भारत का पहला उप प्रधानमंत्री भी है, जिसको हर एक राज्य के बारे में, तब तक राज्य थे भी नहीं, प्रांत की अंदर की सारी खबर हुआ करती थी। और इनके कारण आज हम भारत में बैठे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? ये जो तीन थे ना, कौन तीन दिक्कत कर रहे थे? हैदराबाद, ये तो ठीक कर दिया। दो और कौन कौन थे? जूनागढ़ का जो हेड था, जूनागढ़ में क्या था, इसका जो राजा था ना, ये तो था मुस्लिम, और जो इनकी जनता थी ये थी हिंदू। तो जब भारत आजाद हुआ तो इधर उधर आवाजाही बहुत बड़े लेवल पे चलती रही। इनका हेड यानी इनका मुखिया जो मुस्लिम राजा था, वो गया हुआ था सिंध, पाकिस्तान। उस दौर में पटेल ने देखा कि वो पाकिस्तान में है, एकदम से खबर होगी नहीं, 5-7 दिन में अपनी स्ट्रिक्ट कार्यवाही करके और जनता से पूछ लेते हैं। जनमत संग्रह, यहाँ की जनता तो हिंदू है, ये कह दिया भाई मारकाट नहीं मचाएंगे, जनमत संग्रह कर लो, जनता से पूछ लो जनता का क्या मत है, भारत में रहना पाकिस्तान। ये दिखती बात थी कि जनता अगर हिंदू है तो किस देश में रहने की बात करेगी। और फिर कह दिया कि देखो हमने जनमत संग्रह कराया, जूनागढ़ की जनता चाहती है भारत का पार्ट बनना, राजा नहीं चाहता, राजा वैसे भी यहाँ था नहीं। फिर राजा वापस आया ही नहीं। राजा को सिंध में पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और वहाँ जूनागढ़ की जनता ने किसके फेवर में वोट डाल दिए हैं? पटेल के और भारत के। तो वो यहाँ आया ही नहीं, फिर वो वहीं मरा होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता। एक सबसे बड़ी दिक्कत कौन क्रिएट करने वाला था? क्योंकि जम्मू कश्मीर की लोकेशन जो थी ना, वो उसके फेवर में थी। जैसे इसकी लोकेशन थी इसको फंसवाने वाली, ये कहीं जा ही नहीं सकता था। लेकिन कश्मीर की लोकेशन आज भी ऐसी है कि आप खुद देखो, चाइना ने अधिकार जमा रखा है, हम कुछ नहीं कर पाए, पाकिस्तान ने अधिकार जमाया, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा भी अधिकार है। जम्मू कश्मीर उस टाइम पर सोच रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। छोटे छोटे देश भी तो होते हैं, भूटान भी तो छुटकू सा देश है, बिल्कुल, भूटान भी तो बैठा ही है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमारे एक यूटी जितने या हमारे किसी स्टेट जितने। तो जम्मू कश्मीर के मन में ना ये दो चीजें थी, ये डिलेमा में था कि मैं इंडिया के साथ जाऊं पाकिस्तान, या मैं इंडिपेंडेंट ही ना बन जाऊं, मेरा अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपने राजा महाराजा। जब ये सब ये सोच रहा था, उस टाइम इंडिया के पटेल और नेहरू और अंबेडकर इस प्लानिंग में थे कि क्या करें कि ये भारत का हिस्सा बने। अब इस प्लानिंग में कुछ लोग कह रहे थे लालच देकर इंडिया में शामिल कर लो, जिनमें सबसे बड़ी हामी भरी थी नेहरू ने। और नेहरू ने कहा था आज की जरूरत है कश्मीर भारत का पार्ट बने, चाहे इनको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर करना पड़े, या हमें इनको एक्स्ट्रा थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़े। भारत को किसी तरह अगर हमें बेहतर बनाना है तो कश्मीर भारत का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी नेहरू इनको लालच देके भी अपना पार्ट बनाना चाहते थे। लेकिन इस बात पे इनकी बहस हुई, एक तो पटेल के साथ और एक अंबेडकर। इन दोनों ने कहा ऐसे हिस्से का करेंगे क्या जिसको कि हम हर टाइम बस खुशी करने के चक्कर में लगे रहेंगे, और आज हम इसको ऐसे कर रहे हैं, कल कोई और स्टेट कहेगा कि मैं तो भैया कश्मीर की तरह मुझे भी स्पेशल बनाओ, वरना मैं इंडिया छोड़ दूंगा। ये दोनों विरोधी थे। लेकिन उस टाइम किसने कहा कि ठीक कर रहे हैं हम? और नेहरू इस चक्कर में थे कि कैसे ना कैसे एक बार लालच के चक्कर में ये इंडिया का पार्ट बन जाए। इसको कहा गया भाई बता क्या करेगा? जम्मू कश्मीर ने कहा मैं प्लान कर रहा हूं, तो ठीक है कर ले प्लान। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है हम वेट करते हैं, तुम्हारा मन करे इंडिया बन जाना, ना मन करे मत बनना। हमने ये नहीं दिखाया कि हम ये चाहते हैं कि तू इंडिया बने। हमने ये कह दिया अगर तुम इंडिया बन गए तो हम तुम्हें अलग से ट्रीटमेंट देंगे, तुम्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, तुम्हारे अपने नियम कायदे कानून, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बस नाम के इंडिया का हिस्सा तुम बनना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। यानी हमने तो उसको बिल्कुल मेहमान नवाजी करके उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। ये 1947 की घटना है। आजादी अगस्त में मिली है, 14 अगस्त को पड़ोसी आजाद हुए, 15 को हम। और इसके बाद अक्टूबर आते आते पड़ोसियों का दिमाग चल गया और इन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक तो किया इसको लूटने के लिए, और इसके इस हिस्से पे जिस पे अटैक किया, कश्मीर की एकदम से आंख खुली कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये तो इस चक्कर में था कि मुझे तो मेहमानों की तरह रखेगा पाकिस्तान भी और इंडिया भी। इंडिया ने बहुत अच्छे ढंग से इसके साथ ट्रीटमेंट किया, ना मारकाट ना जबरदस्ती की हमारा हिस्सा बनो। हमने बिल्कुल आराम से जो चीज़ की उससे ठीक उल्टा काम किसने किया? और पाकिस्तान की फौज घुसाई इस जम्मू कश्मीर में। जब ये फौज आगे तक बढ़ गई ना, तब यहाँ के राजा कौन थे उस टाइम? हरि सिंह। इनकी नींद खुली और इनको लगा ये तो मेरा हिस्सा तो गया, और देखते देखते सारा पाकिस्तान कश्मीर को खा जाएगा और मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर मैं इंडिया में शामिल हूं तो मुझे रखेंगे मेहमानों की तरह, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान बन जाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा? वहां सारे ना मेरे जैसे हैं, हम तो फिर भी स्पेशल ट्रीट कर लेंगे कि भाई ये स्पेशल तरह का स्टेट है। उनके लिए तो नॉर्मल, वो भी ऐसे, ये भी ऐसे, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब इसकी जब आंख खुली तब तक एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया। ये आजादी के 2 महीने के अंदर की घटनाएं हैं। तुरंत ये कॉन्टैक्ट करते हैं इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू पहले इसी चक्कर में थे कि कैसे ना कैसे करके इसकी जरूरत पड़े और ये हमारे पास आए। नेहरू ने कहा देखो भाई हमने तो पहले भी कहा था अगर तुम हमारा हिस्सा बनते हो तो हम तुम्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, अपनी उस किताब में जिससे हमारा देश चलेगा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कहेंगे, उसमें तुम्हारे लिए स्पेशल डिजाइन कर देंगे आर्टिकल नंबर 370। और अंबेडकर और नेहरू, ये पटेल के मना करने के बावजूद नेहरू ने इनके साथ ये बात कर ली। और फिर इस बात के बाद इनको लगा कि भाई मैं सेफ ज्यादा वहां हूं या नेहरू के साथ हूं, ये तो मेरी सारी बातें मानेगा, मुझे मेहमान की तरह रखेगा, और ये एक बार कब्जा करके खा जाएंगे सारा हिस्सा, फिर तो ऐसा ही पाकिस्तान ऐसा ही कश्मीर, इनके लिए क्या अंतर। इसीलिए हरि सिंह ने नेहरू को कहा ठीक है
मैं साइन कर देता हूँ विलय पत्र पर। किसी के साथ विलय पत्र नहीं हुआ सिवाय कश्मीर के। विलय पत्र पर साइन हुए, लिखित में हमने और इन्होंने दिया कि मैं अपने हिस्से को भारत का अभिन्न अंग मान रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, और शर्तों में उसने एबीसी करके बहुत सारी बातें लिख दी। नेहरू ने उस पर साइन कर दिए और नेहरू ने भी कह दिया ठीक है आज के बाद तुम्हारा विलय भारत में कर लिया। इस सब के चक्कर में जब ये सब हो रहा था तब अंबेडकर और कौन एंटी थे, लेकिन नेहरू को लगा कि नहीं लॉन्ग रन में फिर आगे जाके इसको हम नॉर्मल बना लेंगे, अभी एक बार विशेष राज्य दे देते हैं इसको दर्जा, ताकि ये पाकिस्तान से कट के हमारा हिस्सा बन जाए, लेटर स्टेज में इसको बराबरी पर ले आएंगे। नेहरू ने जो सोचा था लंबे टाइम तक वो पूरा नहीं हुआ, अब जाके वो पूरा हुआ जब हमने इसको स्टेट की बजाय क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये लगा लो ये हिस्सा, जब इनकी दोनों की बातचीत हुई ना, फिर नेहरू ने अपनी फौज भेजी कश्मीर में, लेकिन जब तक हमारी फौज गई तब तक एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का किसके हाथ में आ गया था, पाकिस्तान, और वो हिस्सा आज तक हमें वापस नहीं मिला। 1947 की लड़ाई में ये पीओके हमारे हाथ से गया था और आज 2021 गया, कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये हिस्सा हमें मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राजा हरि सिंह की गलती मान लो कि वो बहुत लेट जागे, अगर वो इनिशियल स्टेज में कह देते मैं भारत हूं तो हमारी फौज पहले यहां जाके खड़ी ना हो जाती। ये तो ये हिस्सा छीन लिया, अब किसी ऊंचे हिस्से पे वापस जाके कब्जा करना कोई मजाक नहीं होता, इसलिए आपने भी मान लिया कि कोई बात नहीं। और यहाँ एक लाइन, कौन सी लाइन, एलओसी बना ली। फिर फाइनली कश्मीर हमें मिल गया और कश्मीर को हमने उस टाइम पे एक स्टेट का दर्जा दे दिया, स्पेशल स्टेट। लेकिन पिछले से पिछले साल, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 2019 आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक कागज पे साइन किए जिसपे लिखा था अब के बाद भारत के जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 जो उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था समाप्त हो रहा है, और अब से ये नॉर्मल ऐसा ही स्टेट है जैसा कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, बाकी सब स्टेट्स। तो आर्टिकल 370 जिसमें कि स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, जिसमें इतनी आजादी थी कि अपने हिसाब से पूरा देश चलाओ। इनफैक्ट ये हमारी किताब को भी कुछ नहीं मानते थे, ये अपनी अलग किताब संविधान के नाम से लिख के बैठे हुए थे, और हमने पूरे देश ने एक किताब को अपना मान रखा है 1950 से। इन्होंने अपना संविधान अपनाया था 1957 में, जबकि भारत की किताब कब से है। तुम्हारी किताब की यहाँ कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, अब इसको वही किताब माननी पड़ेगी जो हमारी किताब है, जो 1950 में लिखी गई थी। इसकी किताब के अब मायने खत्म कर दिए हमने। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। ये अगस्त की डेट पेपर में आई थी, अभी पीछे, ये तो एसआई में लड़कियों के में थी, लड़कों के मुझे ये याद नहीं, पर ये आई थी। इस पे फिर इसको पास कराया, इस पे बहस और ये सब चले, फिर टाइम लगा, बहस तो खैर पहले हो गई थी। फाइनली जाके 31 अक्टूबर 2019 को हमें शाम को खबर मिलती है कि आर्टिकल 370 संविधान का जो था, भारत के संविधान का, वो रद्द कर दिया गया, और अब के बाद कश्मीर कोई विशेष राज्य नहीं है, बल्कि इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा जा रहा है, एक लेह लद्दाख वाला इलाका और एक जम्मू कश्मीर वाला। दोनों यूटी हैं, और यूटी वो होता है जहां का सारा प्रशासन दिल्ली से चलेगा, और इसको केंद्र सरकार देखेगी। जो भी केंद्र में सरकार होगी वही तो केंद्र शासित प्रदेश चलाएगी। तो ये दोनों आज किसके कब्जे में हैं, भारत के, केंद्र के। वरना पहले यहाँ सीएम बनता था, यहाँ सीएम अब भी बनाएंगे आगे, लेकिन एक दिक्कत है कि सीएम हमेशा ना जनता बनाती है, एमएलए बनाती है जनता, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं उस पार्टी का मुखिया सीएम बनता है। ये सीएम जनता को ना गलत रास्ता भी दिखा सकता है, उसको बरगला सकता है, बहला सकता है, और किसी से साठ गांठ करके पैसा खाके और जनता को अपोजिट डायरेक्शन में रास्ते पे ले जाएगा। इसीलिए कह दिया कि अभी सीएम फिलहाल मत बनाओ, फिलहाल इसको यूटी बन के चलने दो। यूटी में कोई सीएम नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन इलेक्शन 2 यूटीज में आपके यहाँ होता भी है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली में इलेक्शन होता है, 2 अमेंडमेंट हैं दिल्ली से जुड़े, 69th अमेंडमेंट और 70th अमेंडमेंट। पहले 69th की बात कर लेते हैं। 69th अमेंडमेंट में कहा गया था एनसीआर नाम कर दो या एनसीटी नाम कर दो, किसका बदलकर, दिल्ली का। दिल्ली को अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी या नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया है। इसी में कहा गया दिल्ली में एक विधानसभा बनाई जाए और जिसमें एमएलए जनता बनाएगी, और इसीलिए दिल्ली में यूटी होने के बावजूद 70 एमएलए की सीट पर इलेक्शन होते हैं। इसके इलेक्शन लेटर स्टेज में स्टार्ट हुए। पौंडीचेरी के इलेक्शन पुराने टाइम से हैं, 1964 से पौंडीचेरी में, पुदुचेरी में इलेक्शन हो रहे हैं, और पुदुचेरी का सीएम और दिल्ली का सीएम आपको पता भी होंगे। दिल्ली का कौन है, केजरीवाल, और पौंडीचेरी का वो तो एलजी थी ना पहले, वो तो हट गई वहां से, किरण बेदी। तो कौन है वहां का, एन रंगासामी, अभी बने थे पिछले मई जून के आसपास, साउथ इंडियन। कुछ दिन वहां राष्ट्रपति शासन भी चला था। इतनी बातें समझ में आ गई सबको। चलो थोड़ी सी किताब पढ़ते हैं, फिर जो जो जरूरत होगी उसको आगे बात करते चलेंगे। इसमें आप आओ, पेज नंबर 5वां टॉपिक है ये, 54 पेज पर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 54 पेज पर देखो, 54 पर मिल गया। हाँ, ये बीच में एक बार कुछ बच्चों का हो सकता है टॉपिक हो भी गया हो। इसमें से अब पुलिस वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे इसी टॉपिक में से, जब पढ़ते चलेंगे तब आगे बताऊंगी। देखो जरा पहला पॉइंट, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ था एचएसएससी में, हरियाणा पुलिस में, जो सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ये पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, इंडिया राज्यों का एक संघ है, किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 1 में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बोर्ड पे भी समझ लो, वैसे मैंने तुम्हें ये डिटेल में करा रखा है। भाग 1 कितने आर्टिकल हैं, 1 2 3 4। 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत संघात्मक शासन है या नहीं है, भारत में है, संसदीय भी है और संघात्मक भी है। अब इसको ध्यान से सुनो, पहले भी मैंने बताया था, इंडिया में सारे स्टेट्स अपनी मर्जी से आके जुड़े या जबरदस्ती जुड़े,
है ना, हमने एग्जाम्पल देख लिया। सबको जबरदस्ती नहीं कहा, कुछ की तो बेचारों की इतनी आइडेंटिटी थी नहीं कि अलग हो पाते। अब जैसे अलग होने के लिए पावर भी तो चाहिए ना, तो सब अपनी मर्जी से ना सही लेकिन सब भारत के साथ हैं। और ये चाह के क्या अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, भारत में जो है ना ये कंपल्शन है। आपके 28 और 8 इनमें से कोई चाहता कितना ही हो कि मैं अलग देश बन जाऊं, चाहे नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड हो, अरुणाचल हो, असम हो, सिक्किम हो, हम अलग होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके देश में चॉइस नहीं है। इससे ठीक उल्टा कहां पर है? अमेरिका। अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये यूनियन आपकी जबरदस्ती थोपी गई है आपके ऊपर, आपको बनना ही बनना है भारत। ये है अपनी मर्जी के यूनाइटेड। ये जिस दिन चाहे ना ये कह दें हमें अलग होना है, इनको कोई नहीं मना करेगा। और आप लड़ लें मर लें कुछ कर लें, लेकिन आपको साझे में ही रहना है, क्योंकि आप संघात्मक शासन चलाते हैं, आपका राज्यों का संघ है, जबकि ये अपनी मर्जी से जुड़े हुए हैं। हम दोनों में बहुत अंतर है। पेपर में क्वेश्चन आया था अध्यक्षात्मक सरकार का। हमारा जो राष्ट्रपति है ना, इसका इलेक्शन एक कॉलेजियम बोर्ड करता है, ये तुम्हें समझा रखा है मैंने, जिसमें राष्ट्रपति है, ये एमएलए हैं, एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इनका राष्ट्रपति ना यहाँ की कौन चुनती है? जनता। इनका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुना जाता है और इनका राष्ट्रपति जनता को ही जवाब देता है। हमारे राष्ट्रपति से मिल भी नहीं सकते, वो जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हमने बना ही नहीं रखा। इनका डायरेक्ट है, जनता बनाती है। कितने साल के लिए? जब जनता डायरेक्ट चुनती है ना, तो ये अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। यहाँ पे मेन आदमी प्रेसिडेंट है और उसको जनता ने अपनी मर्जी से बनाया। मैंने शायद किसी दिन बताया कि नवंबर में बनता है और जनवरी में उसकी शपथ होती है, और बहुत ठंड होती है जनवरी में अमेरिका में, तब भी जनता इकट्ठी होती है, बर्फीले तूफान में जनता खड़ी होती है जब वो अपनी शपथ ले रहा होता है। कारण जनता ने बनाया है। कितने साल के लिए? 4 साल। आपके देश में राष्ट्रपति में आपका कोई योगदान नहीं है, वो राष्ट्रपति एक कठपुतली है, और उसके बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है? लोकसभा राज्यसभा के एमपी ने और विधानसभा के एमएलएज ने। आप में और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है व्यवस्था में। उनकी व्यवस्था मर्जी से चलती है, आपकी जबरदस्ती से चलती है। उनकी व्यवस्था में जनता अपने हेड का चुनाव करती है, आपके देश में जनता का कोई रोल ही नहीं है हेड के चुनाव में। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ। एचएसएससी में आया था क्वेश्चन, वैसे भी बहुत बार आता है। अगली लाइन टिक करना, एक देश का नाम और दूसरी राज प्रकार की पद्धति। ये बता दिया हमारा क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं नहीं नहीं, नाम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट तो तुम हो, नाम क्या है तुम्हारा? इंडिया, दैट इज भारत। ये बहुत बार पूछते हैं, इंडिया के क्या क्या नाम है? 2। इंडिया, दैट इज भारत। ये जो तुम भारतवर्ष चिल्लाते हो ना, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये कहीं नहीं लिखे, जैसे लिखे हैं हमारे इतिहास में, लेकिन जिस किताब के अनुसार तुम्हारा देश चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको सिर्फ 2 नाम दिए गए हैं, इंडिया, दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है। आपकी प्रियम्बल में भी भारत शब्द 2 ही बार आया, और आपका नाम भी बस यही है, इंडिया, दैट इज भारत। ये टिक कर लो, देश का नाम और राज प्रकार की पद्धति। तो देश के 2 ही नाम हैं आपके, इंडिया और भारत। नेक्स्ट टिक करना, भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किस देश में राज्यों की मर्जी है? अमेरिका। लिख लो यहाँ, अमेरिका में वहां जो चाहे अलग हो सकता है, जिस स्टेट का मन करे। खुद ही अलग नहीं होते, उन्हें पता है हम इकट्ठे हैं तो ताकत है, अलग है तो कौन पूछने वाला है हमें। अमेरिका के झंडे में कितने तारे हैं? 50। किसको इंडिकेट करते हैं 50 तारे? 50 स्टेट्स को, 50 की 50 इकट्ठी हैं ये। चलो नेक्स्ट टिक करना, संविधान के भाग 1 में संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला स्टेट्स, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यूटी, और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित क्या होता है? एक्वायर्ड। इसको थोड़ा बोर्ड पे समझो। जब हम लोग आजाद हुए तो किसने हमें आजाद किया? किसने पावर हमें ट्रांसफर की? किस देश ने? ब्रिटेन ने। आपके देश में जब विदेशी आए थे तो क्या अकेले ब्रिटिशर्स आए थे क्या? कौन कौन आए थे? ये 5 आए थे आपके देश में, पीडी, ईडीएफ, पोर्टुगीज या पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क वाले और फ्रांस वाले, फ्रेंच। ये 5 बड़े देश आपके देश में आए थे व्यापार करने, आपको उपनिवेश बनाने, आपको कॉलोनी बनाने, आपके यहाँ से पैसा लूटना तो बाद की बात थी, पहले तो सिर्फ व्यापार करने आए थे। इनमें सबसे पहले हमारे देश में आने का रास्ता पुर्तगाली, नाम आप सब जानते हैं, वास्को डी गामा, है ना? अभी पेपर में आया था, एडमिरल ऑफ इंडियन ओशियन कौन था? अभी एचएसएससी ने दिया, तो कौन था वो? वास्को डी गामा। इसने आपके यहाँ आने का रास्ता खोजा था। इन्होंने लगभग 100 साल अकेले मजे से राज किया। इसके बाद यहाँ पर डच आए, डच हावी हुए पुर्तगालियों के ऊपर, फिर डच के साथ साथ लगभग कंपनी बन गई थी इंग्लैंड वालों की, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड वाले हावी हुए डच पर, और इंग्लैंड वालों को अपनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दिया पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली बड़े समझदार थे, उन्होंने देखा भैया डच हमारे बस की नहीं है संभालने। पुर्तगालियों की बेटी की शादी हुई थी इंग्लैंड के राजा के बेटे के साथ, कैथरीन नाम था पुर्तगालियों की राजकुमारी का। उसकी शादी इन्होंने इंग्लैंड की, और इंग्लैंड वालों को कहा कि इंडिया में हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम आपको वो देते हैं, बंबई। उस बंबई पे किसकी नजर थी? अब डच की पहले प्रॉपर्टी किसकी थी? पुर्तगालियों की। पुर्तगाली कमजोर थे किसके मुकाबले? डच के। तो इन्होंने चालाकी से अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड हावी था किसके ऊपर? डच। और डच वालों को इंग्लैंड ने भगा दिया। तो अब पुर्तगालियों को एक तरह से शांति मिल गई कि अच्छा हुआ हमारे ऊपर हावी थे, लेकिन किसके सामने सीधे रहे? अंग्रेजों के सामने। अगले कौन है ये डी वाले कौन है? डेन पीपल, डेनमार्क वाले। ये आए, इन्होंने देखा यहाँ तो कुत्ते बिल्ली वाला काम है, लड़ाई झगड़े ही नहीं पूरे होते। ये नए नए आजाद हुए थे, इनको चाहिए थे पैसे। इन्होंने कहा इंडिया में रह के तो हमारी दुर्गत होनी है, यहाँ किसी के बस की नहीं है, इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं निपटती, व्यापार क्या करेंगे। इन्होंने थोड़े बहुत हिस्से जो हमारे कब्जाए थे ना दक्षिण भारत के और नीचे, इन्होंने बेच दिए इंग्लैंड वालों को, लो पकड़ो तुम ही रख लो, तुम लड़ो मरो कुछ करो, हमें यहाँ मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं। बहुत जल्दी आए और चले भी गए। कौन से देश के लोग? डेनमार्क, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने लोग लड़ रहे थे तो उनको लगा हमारी यहाँ दाल गलने नहीं वाली। लास्ट में कौन आए? फ्रेंच पीपल जो है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे लेट आई, ये तब जाके जब दुनिया लूट के खा गई थी बहुत सारी चीजें। ये 1664 में तो कंपनी बनी। सोचो पुर्तगाली जो आपके यहाँ आया था 1498 में, अब तुम कंपेयर कर लो कितने साल बाद ये जागे हैं। लेकिन जब ये जागे ना तो ये बहुत ताकतवर बन गए और ये तुरंत आके इंडिया पे हावी हो गए। ये और ये लास्ट तक टिकेंगे।
इनकी आपस में खूब लड़ाइयां हुई, सिर्फ यहाँ नहीं विदेशों में भी लड़े, नाम हमारा ले लेके आपस में लड़ते रहे फ्रांसीसी और ब्रिटेन। हाँ, ये हमारे नाम पे लड़ते थे। तुमने हिस्ट्री में 8वीं क्लास में कर्नाटक युद्ध पढ़े होंगे, कार्नेटिक वॉर्स जिनको बोलते हैं। 3 लड़ाइयां लड़े हैं, ये लड़ रहे हैं अपने आप, यूरोप में लड़ रहे हैं, नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं। हिस्ट्री में नाम भी लिख रखा है कर्नाटक युद्ध, और लड़े पता कहाँ है? यूरोप में जाके, और 3 बार लड़े हैं, लंबी लंबी लड़ाइयां। फाइनली जाके इंडिया में एक चीज क्लियर हो गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी ताकतवर नहीं है। इसका कारण था, ये कंपनी थी प्राइवेट और ये कंपनी थी सरकारी। सरकारी कंपनी को हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी। पहले पूछती थी सर ये काम कर लें, वहां से परमिशन फ्रांस जाएगी पता करने के लिए, वो कहेंगे हाँ काम करो तो काम करेंगे। ये थे क्विक एक्शन, कल हमें अटैक करना है मतलब करना है, हमें किसी से पूछना नहीं है। ये अपनी मर्जी से काम करते थे, इन बेचारों को सरकार की परमिशन का वेट करना पड़ता था। तो जब ये अधिकार करने आ जाते ना, तब ये बैठे रहते थे कि पता नहीं सरकार कहीं ना कर दे, हम लड़ने लग जाए, हमें वापस बुला लें, इसीलिए ये पीछे रह गए। अदरवाइज काबिल ज्यादा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे। आप देखो ये कंपनी कब बनी है? 1600 में, और ये 1664 में। 64 साल बाद जो कंपनी आई वो टक्कर दे रही थी पुरानी कंपनी को। इसका मतलब लायकियत थी, पर इनकी कमजोरी क्या थी? कैसी कंपनी थी ये? हाँ, इसलिए पीछे रह गई है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सिमट के कुछ हिस्सों तक रह गई बस, और फाइनली जब अंग्रेज आपको ट्रांसफर कर गए ना पावर, उसके कुछ साल बाद, ये तो 47 में जाते नजर आए, 1954 और 1961। 1954 में फ्रांस ने आपका देश खाली किया, क्योंकि ये बैठा ही बहुत थोड़ी जगह था। फ्रांस ने ज्यादातर जो कब्जा कर रखा था ना, वो पौंडीचेरी के आसपास छुटपुट आइलैंड्स के ऊपर, ज्यादा इन्होंने भारत पे कब्जा नहीं कर रखा था। 1961 में जो आपके यहाँ पोर्टुगीज बच गए थे ना, ये चले गए। इन्होंने गोवा बहुत पहले हड़प लिया था, हमारे एक लोकल राजा से 1510 में इन्होंने गोवा छीन लिया था। उस राजा का उस टाइम पे कोई कामकाज था नहीं ज्यादा, तो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चला गया। 1510 से 1961 तक गोवा किसके कब्जे में रहा था? हाँ, पोर्टुगीज कह लो या पुर्तगाली कह लो, इनके पास रहा। फिर बाद में जब पुर्तगाली नहीं निकले, तब मारकाट मचानी पड़ी, हमें इनसे लड़ना पड़ा, और ऑपरेशन चला के हमने यहाँ पे गोला बारूद गिराया, इनको मारा पीटा, फिर हमें जाके 1961 में इन्होंने गोवा दिया। गोवा की जनता भी थोड़ी सी एंटी थी इंडिया वालों से ना, तो हमें लंबा टाइम लग गया, और इसीलिए 1987 में जाके आपने गोवा को अपना राज्य बनाया। 61 से 87 तक आपने राज्य नहीं बनाया। जो फ्रांसीसी चले गए, ये कब चले गए आपके यहाँ से? 1954 में। तब ये आपको दे गए थे ये वाला हिस्सा, जिसको आज आप क्या कहते हैं? पुदुचेरी। पुदुचेरी किसके कब्जे में हुआ करता था? हाँ, तो ये 3 तरह के। अब जो ये विदेशी हैं, ये वाले विदेशी लोग, इनके हिस्से को हम कहते हैं हमने ये अर्जित किए हैं, हमने एक्वायर किए हैं। तो भारत में 3 तरह की चीजें हैं। एक जिसको आपने नाम दे दिया भाई ये हमारी स्टेट्स हैं, दूसरे को आपने कह दिया हमारी यूटी है, तीसरे को आपने कह दिया ये हमारे एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड को आपने बाद में यूटी या स्टेट ही बना लिया, कुछ अलग नहीं रखा। लेकिन आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, 2 कहता है अगर आप किसी बाहरी हिस्से को अपना हिस्सा बनाते हैं, तो आर्टिकल 2 में उसको मेंशन किया गया है। वो कहते हैं अगर आप अपने देश के हिस्से में से और हिस्से बनाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से आपने तेलंगाना बना लिया, तो ये आर्टिकल 3 में है। यानी देश के भीतर अगर आप हिस्से बना रहे हैं तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनाइए, और अगर बाहर के हिस्से से आप किसी देश से ले रहे हैं, छीन रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल 2 के तहत। और एक ने क्या कहा है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और 4 ने बताया है कि कैसे कैसे इनका प्रोसेस चलेगा, यानी स्टार्टिंग का भाग देश की जानकारी देगा। जल्दी से टिक कर लो, राज्य, यूटी और अर्जित। नेक्स्ट पॉइंट देखना, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। अर्जित राज्य की सूची में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। कहां गए अर्जित वाले तुम्हारे? अब या तो वो यूटी बना दिया हमने, या फिर हमने स्टेट बना दिया, अब उनकी लिस्ट में कोई नहीं है। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम, उनका क्षेत्र विस्तार, इसको संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। तो तुम्हारे संविधान की किताब में ना 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 12 में से पहली में किसकी जानकारी है? देश की। और देश के 2 हिस्से क्या हैं? या तो यूटी है या तो स्टेट है। तो ये पहले अनुसूची में सबका एरिया कौन सा बड़ा कौन सा छोटा सब दिया गया है। ये टिक कर लो, ये पूछ लेते हैं कौन सी अनुसूची में है। पहली में इसका नाम है, विस्तार है, ये सब लिखा है। नेक्स्ट टिक करना, भारत का क्षेत्र और भारत का संघ। भारत का संघ पता है किसे कहते हैं? ये है जो ऊपर लिखा है मैंने, ये संघ है। अगर मैं कहूं भारत का क्षेत्र, तो भारत जहां कब्जा कर लेगा ना, वो भारत का क्षेत्र है। वो अलग बात है कि हम इस तरह के हैं नहीं, लेकिन चाइना जैसे देश जो है ना, उनका अपना इलाका छोटा है, वो क्षेत्र ज्यादा बनाते हैं। क्षेत्र बाहर हो सकता है, संघ आपकी टेरिटरी के अंदर। ये टिक कर लो, भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि यूटी और वो क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में, राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। क्या आपके राज्यों को शक्तियां मिली हुई हैं? इसी को तो बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लिख लो यहाँ, संघात्मक शासन। आपके राज्यों को भी पावर दी गई है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम भी कह सकते हैं। जब केंद्र के साथ राज्यों को भी पावर दी जाए, पावर का बंटवारा हो शक्तियों का, तो उसे कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट करना, दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और यूटी द्वारा, ये केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन। यूटी में कौन सरकार काम करती है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र। कितनी यूटी है तुम्हारी आज? जो ये जम्मू कश्मीर है, पहले यहाँ क्या यूटी थी? ये पहले क्या थी? ये स्टेट। यहाँ सीएम था, एमएलए थे, अब कौन है वहाँ? अब वहाँ केंद्र सरकार काम देख रही है, तो वहाँ उन्होंने जो भी गवर्नर या एलजी बनाना अपनी मर्जी से बनाएंगे। नेक्स्ट करना, एक संप्रभु राज्य होने के नाते, सोवर्ण स्टेट, इसी लाइन में पीछे टिक कर लो, विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकते हैं। क्या हमने कुछ विदेशी क्षेत्र अधिग्रहित किए हैं? क्यों? ये थे तो, जो किसने हिस्सा ले लिया था? हमारे ही थे, लेकिन एक हिस्सा तो उन्हीं का था। किस किसका? फ्रांस का, पुर्तगाल का। बाद में हमने क्या किया? पहले अधिग्रहित में किया, फिर क्या बना दिए? वो फिर अपने ही बना लिए। आज कोई नहीं लिखा इसमें। देखो नीचे लिखा है, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नागर हवेली। किससे लिया?
नहीं नहीं नहीं, दादर नागर हवेली। देखो इस चीज को समझ लो, जो इस बेल्ट की पोर्शन है ना ये पुर्तगालियों के हैं, और जो इस बेल्ट के हैं ना ये फ्रांसीसियों के हैं। तो गोवा, दादर नागर हवेली जब भी नाम आएगा दमन द्वीप का, ये सब यही तो हैं। ये किसके अंडर थे? पुर्तगाली। और जब इधर का नाम आएगा तो फ्रांस के। फ्रांस का मेन तो पौंडीचेरी ही है, यनम, माहे, करिकाल और पुदुचेरी, बस ये है मेन। चलो नेक्स्ट करना। तो भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, ये किससे लिए हमने? पुर्तगाली से। और पुदुचेरी किससे लिया? फ्रांस से। लिख लो इनके पास, दादर नागर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, ये पुर्तगालियों के थे। और जहां लिखा है पुदुचेरी यहाँ लिख लो फ्रांस। फ्रांस ने पहले दिया हिस्सा 54 में और पुर्तगालियों ने 61 में। और सिक्किम, एक दिन मैंने सिक्किम की कहानी सुनाई थी तुम्हें। सिक्किम क्या था? सिक्किम में एक देश था छोटा सा, यहाँ एक राजा 333 साल से आराम से राज कर रहा था, एक ही वंश, उनके बेटे फिर उनके बेटे फिर उनके बेटे, चोग्याल करके उनका सरनेम लगता था। जैसे हमारे मुगल नहीं थे, जैसे हमारी दिल्ली सल्तनत, ऐसे थे। इनके आसपास विदेशी थे, इस तरफ इनके नेपाल है, इस तरफ इनके भूटान, और ऊपर था इनके तिब्बत। ये आराम से इंडिपेंडेंट राजपाट चल रहा है, यहाँ राजा है, टैक्स लेता है, वो सेना चल रही है, सब कुछ नॉर्मल। भारत का इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भारत ने देखा कि आसपास वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे और हमारी सीमा इसके साथ लगती है, क्योंकि उस टाइम पे मेघालय का जो हिस्सा था, और बांग्लादेश तो बाद में बन गया, खैर पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो हमें ये दिखा कि क्यों ना इस हिस्से को हम अपना हिस्सा बना लें। ना चाइना को इसमें कोई इंटरेस्ट था, ना नेपाल को, ना भूटान को। 333 सालों से यहाँ राज चल रहा था, चोग्याल करके उस वंश का राजा था, इस वंश का। तो अचानक से एक दिन हमारे फौज के ट्रक ही ट्रक जाके यहाँ मेघालय के रास्ते से यहाँ पहुंच गए। और सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि बाहर ढेरों सेना खड़ी है। तो उसे मुझे क्या है, तो बताया गया तो भारत की सेना आ गई और अब आप भारत का अभिन्न अंग है, आपका राजपाट खत्म हो गया। उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या करे, ये फौज आके उसके राजमहल में घुस गई, उसके सारे अंगरक्षक पकड़ लिए। और हमने एक ट्रायल लिया था, ये हमें ये था कि कहीं कोई कुछ चिक चिक करेगा तो हम छोड़ भी देंगे इस हिस्से को। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया अमेंडमेंट नंबर 35वां, और कह दिया सिक्किम भारत का सह राज्य है। हमने वेट किया कि कोई कुछ बोलेगा क्या। बोलने वालों में सबसे नंबर 1 चीन हो सकता था, क्योंकि तिब्बत पे किसका अधिकार था? चीन का। हमने वेट किया, चीन ने कुछ कहा ही नहीं। जब चीन ने कुछ नहीं कहा तो हमारी हिम्मत भी बढ़ गई कि भाई वैसे भी तो कोई ना कोई लूट ही लेगा इस तरह के देश को, हम इसके केयर टेकर बन जाते हैं। और अगले साल हमने 36 अमेंडमेंट करके कह दिया अब ये भारत का अभिन्न राज्य है, और आज तक तुम्हारा ही राज्य है सिक्किम। कब बना था? 1975 में। इससे कुछ पहले नागालैंड बनाया था हमने। नागालैंड भी हमें यह था कि बाहर का हिस्सा हो सकता है। 1963 में ये पेपर में खूब आते हैं, सिक्किम नागालैंड। नागालैंड वाला HSSC में, हरियाणा पुलिस में इस बार आया हुआ था। सन पूछा था नागालैंड भारत का अंग कब बना, तो कब बना है ये? 1963 में। और सिक्किम कब बना है? 1975 में। चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ लिया ना हमने, ये सेकंड लास्ट पढ़ा है, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा आर्टिकल 2, अगला पॉइंट टिक कर लो। आर्टिकल 2 किसकी बात करेगा? अपने देश की या बाहर से लाने वालों की? जो बाहर से आएंगे ना वो 2 में है, और अपने वाले 3 में। मान लो हमने पंजाब हरियाणा बनाया, अलग किए, तो ये आर्टिकल 2 में है या 3 में? लेकिन अगर हमने कोई बाहर से जैसे सिक्किम उठा लिया तो 2 में। नेक्स्ट टिक करना। अनुच्छेद 2, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। ये कहां से आए हैं? ये भारत के थे या बाहर से आए? यहां लिख लो, ये बात लिखो, बाहर के इलाके थे। 2 और 3 एक जैसे लगते हैं जब ध्यान से नहीं सुनते। बाहर के इलाके थे, किसी और की टेरिटरी थी ये, फिर हमने इन पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट करना। नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। अगले पेज पर आ जाओ। अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है? अपने देश। जैसे एक दो एग्जांपल देना। लास्ट 3 में क्या बनाया तुमने? सबसे लास्ट 3 में तुमने क्या बनाया है? ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को काट के हमने क्या बना लिया? तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। जो पहले एक रियासत थी और चींची कर रही थी कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना, फिर यहाँ ऑपरेशन क्या चलाया था? पोलो। ये टिक कर लो। अनुच्छेद 3, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्या कोई नाम बिना उसकी मर्जी के बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। आपकी जो संसद है ना, ये जब चाहे जिस राज्य का चाहे नाम बदल सकती है। वैसे नाम बदलना कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी चलाती है, लेकिन 99% नाम बदलवाने में उस राज्य की जनता खुश होती है। मान लो किसी राज्य को लगता है कि भैया हमारा नाम, जैसे कि एग्जांपल है जो ये पश्चिम बंगाल है, ये बहुत सालों से कह रहा था भाई मेरे नाम के आगे से वेस्ट हटा दो, तुम्हारे पास ईस्ट बंगाल तो है नहीं, तो हमें क्यों वेस्ट कहते हो, हम ही तो यहाँ अकेले बंगाल। पहले ठीक है, लॉजिकली लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का बंटवारा किया तो इस तरफ वाला ईस्ट बंगाल, इस तरफ वाला वेस्ट, फिर तुमने इसका नाम रखी वेस्ट बंगाल दिया। जब ईस्ट तुम्हारे पास नहीं है, ईस्ट चला गया, तो कम से कम इसको बंगाली बोलने लग जाओ। ये कम से कम 20 साल से कवायद चल रही थी कि नाम बदल दो, नाम बदल दो, नाम किसी ने सुना ही नहीं। अब जाके वेस्ट बंगाल का नाम संसद की हामी के बाद क्या पड़ गया है? बंगाल। और इनका कहना था कि वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट लगा देने से हमारा क्या नुकसान होता है? जहां कहीं मीटिंग्स होती हैं, वहां बातचीत जब होती है ना, बोलने का मौका, तो पहले ए वालों को मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश को, असम को, अरुणाचल, फिर बी वालों को, बिहार को, या कुछ तरह से है, फिर CD, सबसे लास्ट में आता था वेस्ट बंगाल। बैठे बैठे सब ऊब जाएं, थक जाएं, सोचे कब बंद होंगे बोलने, तब जाके कहते थे अब आपका नंबर है, अब आप बोल लीजिए। तो इन्होंने कहा भैया हमें वेस्ट बंगाल को तुम क्यों वेस्ट बोलते हो? अब देखना ये कहां आ गए W हटते ही। अब ये 4-5 के बाद इन्हीं का नंबर है। तो वेस्ट बंगाल ने अपना नाम बदलवा लिया, एक लंबी बहस करके, कम से कम 10-15 साल लगे। ऐसे ही एक स्टेट है आपका जिसका नाम था असम, इसका अब नाम क्या हो गया? असोम। ऐसे ही एक राज्य है आपका उड़ीसा, जिसका अब नाम क्या है? ओडिशा। तो ऐसे अपना नाम बदलवाने की इच्छा अपने आप ही पैदा होती है वहां की जनता में। वो MLAs को कहते हैं, MLAs एक विधेयक लेकर आते हैं और उसको पारित करके भेज देते हैं दिल्ली। फिर दिल्ली में उस पर बहस होती है, ठीक लगता है तो कहते हैं पारित कर दो, अदरवाइज पड़ा रहेगा।
1 साल 2 साल 4 साल फिर भेज देंगे। लेकिन अगर देश के मन में आ जाए कि हमें इनका नाम बदलना है, फॉर एग्जांपल देश के मन में आ जाए कि ये हरियाणा जो बहुत बहुत ग्रोथ कर सकता है आगे, क्योंकि एनसीआर में बड़ा हिस्सा है और बहुत खाली पड़ा है। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली की जितनी ग्रोथ हो सकती थी हो गई। अब दिल्ली में इससे ज्यादा सड़क नहीं बन सकती, सारा तो भर गया, कंक्रीट का जंगल बन गया। दिल्ली में इससे ज्यादा फैक्ट्री कहां लगे, पूरी बसी हुई है। दिल्ली जितनी भर सकती थी उससे कई गुना और बढ़ के भर गई। तो अब अगला टारगेट होगा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, क्योंकि ये उससे लगते इलाके हैं। राजस्थान में थोड़ी सी दिक्कत है पानी की, बिजली की। यूपी में थोड़ा सा दिक्कत है कि कुछ इलाके तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ में क्राइम ज्यादा है। तो बाहर का आदमी ना पैसा लगाने से पहले देखता है, यार मैं इन्वेस्ट कर दूं मान लो 20 करोड़ या मान लो 1000 करोड़ और लोग यहाँ दंगे कर दें और आग लगा दें, नुकसान कर दें, तो इन्वेस्टर डरता है। हरियाणा में इन्वेस्टर का आना इसलिए आसान है क्योंकि एक तो दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत पास है। अब तो हरियाणा में भी डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स देख के अपना पैसा लगाते हैं। अब आपके हरियाणा को बातचीत नहीं करनी, सुन लिया करो। ये बातें जो बताई जाती है ना पेपर में, यही काम आएंगी। पेपर में ऐसा नहीं होगा देखा और टिक किया, वहां समझ काम आती है। मान लो देश कहे कि हरियाणा, अणा विदेशी नहीं बोल पाते, उनके यहाँ अणा साउंड है ही नहीं, वो कहें इसको ना कर देते हैं, हरियाणा बना दो भाई इसको। तो हरियाणा के लोग चाहते नहीं यार हमारे तो कल्चर हरियाणा का है तो हम हरियाणा क्यों बोलेंगे। लेकिन वो देश कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा नाम लेने में बाहर के लोगों को दिक्कत होती है, तुम हरियाणा हरियाणा बोलते हो, तुम हरियाणा बना रहे हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन क्या देश हमारा नाम बदल सकता है? बिल्कुल बदल देगा, उसकी मर्जी चलेगी। लिखा हुआ है संसद में, लिखा है ये इसमें संविधान में, संसद किसी भी राज्य का नाम उसकी मर्जी से या उसकी बिना मर्जी से भी बदल सकती है। आप अपना नाम बदलवाना चाहो, मर्जी उनकी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपका नाम बदलना है, आपकी बिना मर्जी के भी बदल सकता है। आर्टिकल कहां लिखा है ऐसा? ये 3 में लिखी हैं बातें। जल्दी से पढ़ेंगे अगला पॉइंट। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत, एक बार देखो जरा जो बात कर रहे हैं इनको निकाल दो। साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो कौन बदल सकती है नाम? संसद। ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल 3 में। ये तुम्हें फंसा देंगे एग्जाम में, 1 2 3 सारे अलग अलग हैं। एक ने तुम्हारा नाम बताया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो एचएसएससी ने दे दिया। 2 में कौन सा इलाका आता है? बाहर से। तुमने बाहर से आज तक हिस्से लिए हैं क्या? हमने अपने ही हिस्से अधिग्रहित किए थे। किस किस से? फ्रांस से, पुर्तगाल से। फिर आपने उसके लिए अमेंडमेंट भी किए, लेकिन बाद में आगे जाके उसको जब नंबर आएगा तब बात करेंगे। अगले पॉइंट पर आ जाओ। तो कौन बदल सकती है सारे नाम और ये सब? संसद। इसी लाइन में, तीसरी लाइन में पीछे पढ़ना, विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। संविधान का अनुच्छेद 4, ये प्रावधान है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2, बताओ 2 में कौन से आते हैं? अपने वाले या बाहर वाले? यहाँ लिख लो बाहर वाले, जो आपने बाहर से लिए हैं। नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। 3 के अंतर्गत। 3 में कौन से हैं? जो हमारे थे, हमने नाम बदल दिया अपने में। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। हरियाणा पुलिस में आया था 368 वाला। देखो इन थोड़े से पॉइंट्स में से हर एक पॉइंट में से क्वेश्चन बना रखा था। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 3, 6, 8। इसको भूलना नहीं है। आपकी जो एक किताब है ना जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें चेंज करने पड़ते हैं। हमेशा नहीं चेंज करना पड़ता, कुछ कंडीशन में बदलाव करना पड़ता है। बदलाव करने के लिए इस किताब के अंदर लिखा था एक आर्टिकल जिसका नंबर था 368। आर्टिकल 368 368 कहता है कि जरूरत पड़ने पर संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन, या जिसको आप कहते हैं अमेंडमेंट। अब तक कितने अमेंडमेंट आपने कर लिए? 105। इस साल वाला लास्ट क्या किया था हमने? 105वां, जो सितंबर में किया था, बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ। तो आर्टिकल 368 पावर देता है कि इस किताब को बदल लो। ये आपने देख के पता किससे सीखा था? साउथ अफ्रीका। तो संविधान का बदलाव किस आर्टिकल में लिखा है? 368 में। किससे सीखा आपने? दक्षिण अफ्रीका से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां अंडरलाइन कर लो और लिख भी लो। 368 लिखा ना, 368 यहां लिख लो, दक्षिण अफ्रीका। इससे चेंज करते हैं किताब को। ये अब भी आया हुआ था हरियाणा पुलिस में। तो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी आप नया राज्य बनाए, आप जैसे आपने तेलंगाना बनाया तो क्या कोई अमेंडमेंट किया? नहीं किया। लेकिन जब आपने बाहर के इलाकों से लिए थे ना, सिक्किम आपने लिया था, या आपने गोवा लिया था, या पौंडीचेरी लिया, तो आपने अमेंडमेंट किए। फिर आपने तेलंगाना के लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमारा अपना था। जो हमारा अपना, उसके लिए अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगली लाइन में टिक करना, अगले पॉइंट में, बेरूबाड़ी संघ। ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। जब हम आजाद हो रहे थे तो एक आदमी इंडिया आया था जिसका नाम था रेड क्लिफ। आदमी का नाम है ये, रेड क्लिफ। सुन के लगता है पहाड़ियां हैं कोई, लेकिन रेड क्लिफ एक आदमी का नाम है। इसने आके भारत के बड़े बड़े सब लीडर्स को बुलाया और इसने एक टेबल पे मैप रखा, और इस मैप में पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का हिस्सा, और इस तरफ जाए तो नेपाल, भूटान और चाइना, और नीचे ये पूरा जितना आज मैप है, इसको रख के इसने और ये बता दिया। एक ऐसे पिन बोली ना, एक छोटा तुम देखो पॉइंटर टाइप का होता है, सब टेबल के आसपास खड़े हुए थे, ये मैप रखा था, पॉइंटर लेके बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान होगा और इस तरफ ये हिस्सा, ये पूर्वी पाकिस्तान होगा। इसको उन्होंने मार्क नहीं किया। ये लाइन तो मार्क कर दी भाई, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान है, इसके आगे का हिस्सा भारत है, लेकिन इस तरफ का हिस्सा, बड़ा हिस्सा मार्क कर दिया। लेकिन एक बीच में इलाका था जिसका नाम था बेरूबाड़ी। क्या नाम था इसका? इसको बेरूवाड़ी भी लिखते हैं, बेरूबारी भी लिखते हैं, BARI भी लिख देते हैं। तो बेरूबाड़ी कह लो या बेरूवाड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है अपना यहाँ। उन्होंने ये कहा था जब बातचीत चल रही थी, यहाँ सब खड़े थे, कि इस हिस्से को भारत में ले लेंगे। ये कह दिया जबानी, लेकिन उन्होंने मार्क नहीं किया। जब हम आजाद हो गए तो पाकिस्तान को तो एक जगह मिल गई, क्योंकि मार्क तो था नहीं, यहाँ लोग थे मुसलमान ज्यादा, तो उन्होंने इसी बात पे हो हल्ला मचा दिया और कहा बेरूबाड़ी तो हमारा था, तुमने ऐंठ लिया, तुमने हड़प लिया। अब ये बात धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ दंगे फसाद मारकाट, क्योंकि मुस्लिम ज्यादा थे, तो वो चाह रहे थे कि इस हिस्से को अपने हिस्से में ले लें, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। तो हमारे देश के PM थे इस टाइम पे नेहरू, और उनके हेड थे नून।
इसके पाकिस्तान के, उनके हेड नून और अपने नेहरू। नेहरू और नून के बीच में एक समझौता हुआ और उससे पहले नेहरू ने आपके देश के जो राष्ट्रपति थे ना, राजेंद्र प्रसाद, इनको कहा सर आप एक काम कीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, रोज की मारकाट हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, इनको दे देते हैं हिस्सा। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा ऐसे हिस्सा थोड़ी दे सकते हैं, ये हिस्सा देश का है और किसी राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल नहीं चाहता तो हिस्सा आप कैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर लो, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा था कि अगर कोई मुद्दा फंसता है ना, जब राष्ट्रपति पीएम को कुछ समझ में ना आए तो वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकते हैं। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति ने उस टाइम के चीफ जस्टिस से सलाह मांगी कि सर क्या हम इस मारकाट को, दंगे को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल के इस हिस्से को पाकिस्तान को सौंप दें, क्योंकि यहाँ मुस्लिम जनता ज्यादा है, हमारी बात नहीं मानते, ना पुलिस की सुनते ना किसी की। तो वहां फिर ये बातचीत उठी और वहां से सलाह आई कि ठीक है रोज रोज मारकाट में इतने लोग मर जाएंगे जितने तो लोग टोटल हैं भी नहीं, तो इससे बढ़िया ये हिस्सा इनको दे दो। और इस तरह 1958 में इन दोनों के बीच में नेहरू नून में समझौता हुआ, जिसके चलते बेरूबाड़ी का हिस्सा आपने किसको पकड़ा दिया, पाकिस्तान को। ऐसा नहीं कि इसका विवाद नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे ये हो गया कि देखो भाई इंडिया ठीक ठाक देश है, शांति प्रिय देश है, अपना हिस्सा भी जब देख रहा है मारकाट ज्यादा मच रही है, और वहां ना हिंदू जनसंख्या नाम मात्र की थी, कश्मीर में तो फिर भी बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, यहाँ नाम मात्र रोज के रोज कलेश करते हैं, तो ये हिस्सा फिर आपने मान लिया कि ठीक है हम इधर से मोड़ लेते हैं और ये हिस्सा तुम्हारा है। तो ये रेड क्लिफ जो आदमी था, इसके कारण बेरूबाड़ी विवाद बहुत लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट देखो वही है, बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल में, यहाँ लिख लो जलपाईगुड़ी, ये डिस्ट्रिक्ट था जलपाईगुड़ी। ठीक है आगे पढ़ना। मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य के लिए प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, टिक कर लो 3 के अंतर्गत, फिर पढ़ो, राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या, अंडरलाइन कर लो, किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति है। क्या देश किसी स्टेट का हिस्सा इंटरनेशनल बाउंड्री को दे सकता है या नहीं दे सकता। अब देखो आगे क्या हुआ। न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती, अपनी मर्जी नहीं चलानी। इसके लिए अनुच्छेद 368 अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा अगर आप देश की ताकत होकर राज्य का हिस्सा किसी बाहरी को दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 368 कहां से लिया 368, अफ्रीका। क्या लिखा है इसमें, संविधान में अमेंडमेंट करना, ये इसकी पावर है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा, अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 में पारित कर बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। तो आपने अगर किसी से हिस्सा लिया है तो भी आपने अमेंडमेंट किए, आपने हिस्सा दिया है तो भी अमेंडमेंट। कौन सा हिस्सा दिया हमने, बेरूबाड़ी। किसको दिया, ये पूर्वी पाकिस्तान जो आज क्या बना हुआ है, बांग्लादेश। कौन सा अमेंडमेंट किया, 9वां अमेंडमेंट करके। ऐसा नहीं मर्जी वाले हिस्सा ले ले, नहीं, लिखित में रखो ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो तुम दिखा सको, देखो जी हमने तो अपने संविधान तक में बदल के भी इनको हिस्सा दे रखा है। कौन सा अमेंडमेंट है इनका, 9वां। अगला पॉइंट टिक करना, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है, 368 में। ये बार बार आता है क्वेश्चन, लिख लो यहाँ 368। 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए। हमने 2015 में भी ऐसा किया, कुछ हिस्से उनसे लिए 51 हिस्से और उनको दे दिए 111 हिस्से। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ता है। अब कौन सा बदलाव किया था, 100वां अमेंडमेंट। पहले कौन सा किया था, बेरूबाड़ी के लिए 9वां, और अब क्या किया था, 100वां। 9वें में हमने क्या दिया, लिया नहीं था हिस्सा, बस दिया था बेरूबाड़ी, लेकिन 100वें में क्या किया, उनको दिए भी और उनसे लिए भी। तो 9वां 100वां ये किससे संबंधित है, किससे, लेने देने से, अपने हिस्से उनको देने और लेने से। अगले पे आ जाओ, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव, देशी रियासतों का एकीकरण। किसने किया है एकीकरण, हाँ पटेल ने। ये टिक कर लो पहला पॉइंट। स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीतिक इकाइयां 2 श्रेणियों में थी, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। कितनी देशी रियासतें थी, 565, जिनमें से 13 क्या बोली कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अगला पॉइंट टिक करो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो और स्वतंत्र रहे। ये स्वतंत्र की बात कितने के दिमाग में घुस गई थी, 3। कौन कौन थे ये, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कितने लोगों ने पाकिस्तान वाली बात को मान लिया, 13, और कितनों ने कहा हम इंडिया ही बनेंगे, 549। लिख लो यहाँ, या दिया भी हुआ। अगला देखो, 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। कुल रियासतें कितनी थी, 565। यहाँ लिख लो इसके पास, कुल रियासतें 565। 13 ने पाकिस्तान में जाने का निश्चय किया। कुल रियासतें 565, 13 ने पाकिस्तान में जाने का निश्चय किया। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। 552 देशी रियासतें भारत की सीमा में थी, 549 भारत में शामिल हो गई। बची हुई 3 रियासतें, अंडरलाइन कर लो, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनकार को कैसे ठीक किया पटेल ने, कहां ऑपरेशन पोलो चलवा दिया, हैदराबाद। कहां जनमत संग्रह करा दिया, जूनागढ़। इनका राजा कहां चंपत था उस टाइम पर, आराम से फिर वहीं बैठा रहा, फिर आया ही नहीं कि अब तो हिस्सा तो गया ही गया। कश्मीर को हमने ज्यादा चिक क्यों नहीं की उनके साथ, क्योंकि उनकी लोकेशन किसके फेवर में जा सकती थी, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का सिर फिरा और उसने क्या कर दिया, इन पे अटैक। तो इनके राजा ने क्या कहा कि हमें भारत में शामिल होना है, लेकिन शर्तों के साथ। ये टिक कर लो, इसमें इनकार कर दिया। आगे पढ़ना, कुछ समय बाद भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, यहाँ लिख लो 1948 ऑपरेशन पोलो, 5-7 दिन की कार्यवाही थी बस ये। 1948 में रियासतों का एकीकरण कब से कब तक हुआ तुम्हारे देश में, 48 से 50। ये नीचे लाइन में लिख लो, लिखो, भारत में देशी रियासतों का एकीकरण, भारत में देशी रियासतों का एकीकरण 1948 से 50 में किया गया। और किसने किया था, सरदार पटेल ने। ये पूछते हैं बहुत बार, देशी रियासतों का एकीकरण 1948 से 50 के बीच किया गया, सरदार पटेल ने किया था एकीकरण, 48 से 50। चलो आगे टिक करो इसमें। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, क्या नाम पुलिस कार्यवाही का, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, जूनागढ़ कहां पड़ेगा आज के, गुजरात में। इनका राजा कहां चला गया था, ठीक है लिख लो यहाँ, गुजरात। राजा सिंध चला गया, राजा था मुसलमान, जनता थी हिंदू।
और कश्मीर को विलय पत्र, कश्मीर के साथ विलय पत्र पे साइन क्यों करने पड़े हमें? क्योंकि कश्मीर के पास कंडीशन थी कि वो पाकिस्तान में तुरंत चला जाएगा। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से बांटा था, भाग क ख ग घ। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ, इसमें सीधे पहुंचो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तुम्हारे देश में राज्य किस बेसिस पर बने हुए हैं? भाषा के आधार पर। जब तुम बेसिक बैच में थे तुम्हें मैंने मानक भाषाएं कराई थी, अगर तुम्हें याद हो। क्या ट्रिक था उनको याद करने का? उसके बाद अमेंडमेंट थे 21वां, 71वां और 92वां। अगर तुम 21-71 को जोड़ो तो भी आंसर क्या आता है? 92। और इसका ट्रिक बताया था, ये भाषा थी सिंधी, ये 3 थी अणा अणा विदेशी। कौन सी भाषा? कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। और 4 भाषाएं डो से स्टार्ट थी ना, एक का नाम था बोडो, एक का नाम था डोगरी, एक का नाम था मैथिली और एक थी संथाली। ये हमें बेसिक बैच में सारी पता थी। ये ना बहुत बाद की बात है कि भाषा को सोचा गया। सबसे पहले पता क्या हुआ? 1947 में जब आप आजाद हुए, आजादी के तुरंत बाद ये मार काट बुरा हाल मच गया। तो उस टाइम पर एक एस.एन. धर आदमी थे, एस.एन. धर, उनके अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, धर कमीशन, धर आयोग। और एस.एन. धर ने ये कहा कि भाई पढ़ा लिखा तो था ही आदमी, इसने कहा मुझे लगता है भारत में स्टेट बनाने पड़ेंगे, लेकिन स्टेट बनाने के पीछे प्रशासन का ध्यान रखना, भाई प्रशासन अच्छे ढंग से चल जाए, भाषा कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये बात सुन के लोग दंगे करने लग गए कि हमारी भाषा को निगलेक्ट कर रहे हैं, हमारी भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में तो ये भी तो दिक्कत है ना, लोग दिमाग से कम सोचते हैं, पहले दंगे शुरू कर देते हैं। इस आदमी ने कहा था प्रशासन जैसे आसानी से चले वैसे काम करना 47 में, लेकिन इसकी बात को लोगों ने बहुत एक सिरे से नकार दिया। फिर तुरंत में 1948 में एक कमेटी बनानी पड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि लोग शांत हो जाएं। कमेटी को नाम दिया JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतार मैया। ये जवाहरलाल नेहरू हैं, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और ये हैं पट्टाभी। पट्टाभी तुम्हें पता है कौन थे? सीतारमैया। पट्टाभी बहुत बड़े लीडर थे और गांधी जी ने इनको खड़ा किया था इलेक्शन में ये सुभाष चंद्र बोस की टक्कर में। बोस जीत गए थे और पट्टाभी हार गए थे। ये हार पट्टाभी की नहीं थी, ये हार थी गांधी की। और ये कहीं ना कहीं लोगों ने कहा भी था कि ये हार पट्टाभी तो बस मुखौटा है, असली हार तो ये गांधी जी की हुई है। पट्टाभी सीतार मैया ने कांग्रेस का इतिहास नाम से किताब भी लिखी है, बड़े आदमी थे, बड़ा चेहरा था ये। तो पट्टाभी सीतार मैया, पटेल और नेहरू, ये 3 इकट्ठे हुए, JVP कमेटी बनी। और इस कमेटी ने कहा भारत में जो स्टेट बनेंगे ना, वो किस आधार पर बनेंगे? भाषाई। और हम आज अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हमारे स्टेट्स का निर्माण हुआ है। तो ये किस कमेटी के कारण हुआ? लेकिन JVP की बात मानी नहीं गई, उससे पहले गड़बड़ हो गई। इसकी बात मानते हैं उससे पहले ये 1948 से 49 आ गया। उस टाइम पे हैदराबाद चिक करने लगे, क्योंकि हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो से अपने इंडिया में मिलाया था। यहाँ पे एक लीडर था पी रामुल्ला, यहाँ पे पी रामुल्ला, इसने भूख हड़ताल कर दी और ये कहने लगा भाई मेरा स्टेट बनाओ, हमारा स्टेट बनाओ। 1952 में 56 दिन भूखे रह के फाइनली इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ होते ही लोग जो है सड़कों पे उतर आए और ये अपनी रेल की पटरियां उखाड़ दी, बैंक लूट लिए, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। तो ये बात जल्दी से दिल्ली गई और दिल्ली ने कहा, मतलब PM और राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है फटाफट से स्टेट बना दो। स्टेट बनने में 10-12 महीने लग जाते हैं, इसीलिए अक्टूबर 1953 में जाके स्टेट बना। कौन सा स्टेट बना? जबकि पी रामुल्ला डेथ हो गई थी 1952 में, घोषणा तभी कर दी थी, इसलिए लोग शांत हो गए थे। 53 में आंध्र प्रदेश बना और फिर ये कहा कि इसके बनते ही आसपास वाले बोले हमें भी स्टेट बनना है, हम भी स्टेट बनेंगे, हम भी भूख हड़ताल करेंगे। तो ये तो रोज भूख हड़ताल होंगी, रोज कोई मरेगा, रोज ये पटरियां उखाड़ेंगे तब स्टेट बनेंगे। ये बेवकूफी भरा काम था। इसलिए दिल्ली से डिसीजन लिया गया कि हम एक आयोग बनाते हैं जो डिसीजन लेगा कि देश कैसे चलेगा, कैसे बनेंगे स्टेट्स। और इसीलिए इसी साल 1953 के दिसंबर में एक आदमी था, रिटायर्ड जज फजल अली, रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इनको कहा सर आप हेड बन जाइए। फजल अली आयोग बना दिया। KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, 3 आदमी हैं ये, फजल अली, पणिक्कर, कुंजरू। इन तीनों को कहा पूरा देश घूमिए, देखिए कैसे स्टेट बनाने पड़ेंगे, कहां कौन सी भाषा ज्यादा। इन्होंने पूरे देश की यात्रा की 2 साल तक। 53 में बना था ये फजल अली आयोग दिसंबर में। 1955 के दिसंबर में रिपोर्ट सौंप दी, जिसपे 56 में डिस्कशन हुआ और 1956 में जाके इनकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 14 स्टेट्स बने थे और 6 UT बने थे, जबकि इन्होंने कहा था 16 स्टेट्स बना दो और 3 UT बना दो। उनकी एग्जैक्टली नहीं मानी, लेकिन बहुत हद तक मान ली। और इस तरह से फजल अली आयोग के कहने पर भारत में राज्यों का और UTs का गठन किया गया। जल्दी से पढ़ेंगे इसको। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सेकेंड लाइन पीछे टिक करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो पूछेंगे आजादी के बाद पहला भाषा का जब प्रांत आयोग बना तो उसका मुखिया कौन था? SN धर। धर कमीशन था, ये धर आयोग था, पहला आयोग भाषा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। आयोग ने रिपोर्ट दिसंबर 48 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, जैसे पहले नहीं था, बंगाल को प्रशासन के लिए बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट टिक करना। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें नेहरू, पटेल, पट्टाभी, सीतार मैया, JVP समिति। तो पूछेंगे पहले कौन आया था? तो धर। फिर कौन आया? JVP। लेकिन काम किसने किया? फजल अली ने। एक काम पे कितने लोग आए? पहले धर आए, इनकी बात को लोगों ने नकारा, फिर JVP आए, लेकिन उनको ये समझ नहीं था कि कैसे कैसे कहां क्या क्या होगा। उन्होंने बस एक मोटी बात कही कि भाषा को आधार बना लो, लेकिन घूमना फिरना, सीमा तय करना, ये काम किसने किया? फजल अली ने। अगला पॉइंट करना। तो पटेल और ये हो गया। JVP समिति अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की, औपचारिक रूप से अस्वीकार कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। अगला पॉइंट करो। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर, नेक्स्ट लाइन,
पी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन कर दिया। 56 दिन बाद दिसंबर 52 को मृत्यु। फलस्वरूप प्रधानमंत्री नेहरू ने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1953 में घोषणा की गई, इसका गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। तो पूछेंगे आंध्र प्रदेश कब राज्य बना? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन पीछे पढ़ लो इसको भी। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार ने, अंडरलाइन करना, दिसंबर 53 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पणिक्कर हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। दिसंबर 55 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार, डबल टिक कर लो, भाषा को मुख्य आधार। कितनी मानक भाषाएं थी तुम्हारी? 14। तभी तुम्हारे स्टेट भी कितने बनाए गए थे? 14। क्या ट्रिक है 14 स्टेट्स का? ABGHKKMMOPSTTU। नेक्स्ट टिक करना। फजल अली आयोग ने भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 यूटी में विभाजित करने का सुझाव दिया। 1 नवंबर 56 को 14 स्टेट्स और 6 यूटी का गठन किया गया। चलो बाकी मंडे को पढ़ेंगे।